को अप एंड डाउन मूव करवाया तो पार्टिकल की मोशन ऊपर और नीचे, और आप उस वीडियो में देख चुके हैं कि वेव्स आगे की तरफ जा रही थी, आगे की तरफ प्रोपिगेट हो रही थी। तो अब एक तो डेफिनेशन तो ये क्लियर हो गई कि पार्टिकल की मोशन वेव डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है वेव्स। हमने वेव्स को मुकम्मल डिस्कशन करनी है। आज के लेक्चर में हमने ये देखना होगा कि वेव्स क्या होती हैं, हाउ टू वेव्स प्रोड्यूस एंड हाउ वेव्स प्रोपिगेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक ये पढ़ना है हमने। उसके बाद हम इससे रिलेटेड दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। उन दो एक्टिविटीज़ के बाद कैटेगरीज ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, कितनी किस्म की कैटेगरीज होती हैं, और एंड पर हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है वेव। अगर वेव की डेफिनेशन की जाए तो हम कहेंगे अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which undergo vibratory motion। ये इसमें अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन यानी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ मीडियम। इसमें मेन जो तीन बातें हैं वो ये हैं कि डिस्टरबेंस और वो मीडियम में वाइब्रेटरी मोशन भी परफॉर्म करे इक्वल टाइम इंटरवल में। ये तीन बातें हमने एक्टिविटीज के जरिए चेक करनी है। पहली चीज कि डिस्टरबेंस होनी चाहिए मीडियम में, दूसरी चीज वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कराए वेव डिस्टरबेंस के रिस्पॉन्स में, और तीसरी चीज वो जो वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए वो इक्वल टाइम इंटरवल में होनी चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल। ये तीन चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है इसमें। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी का सहारा लेते हैं। इसमें एक्टिविटी पहली हमारे पास है, फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक रस्सी है और इस रस्सी को हमने एक फिक्स स्पॉट के साथ बांध दिया है। सो दिस इज फिक्स स्पॉट, ठीक हो गया। अब इस फिक्स स्पॉट में रस्सी को अगर हम एनालिसिस करें तो ये रस्सी डिफरेंट इनफिनाइट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। मैं इस रस्सी को अब डॉट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे पास ये डॉट्स हैं, यानी वो पार्टिकल्स जिनसे ये रस्सी मिलकर बनी हुई है। तो पहला सवाल इसमें पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि जो रस्सी है उसके पार्टिकल एज अ मीडियम काम कर रहे हैं, यानी मीडियम के तौर पर रस्सी के पार्टिकल यहाँ काम करेंगे। तो डिस्टरबेंस मीडियम के अंदर होनी चाहिए, हमने मीडियम बना लिया। उसके बाद अब डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे डिस्टरबेंस पैदा करें, इसमें हमने डिस्टरबेंस पैदा करनी है। फर्ज करें यहाँ कोई आदमी ठहरा हुआ है और वो आदमी हैंड्स के थ्रू डिस्टरबेंस इसमें पैदा करते हैं। अब डिस्टरबेंस में क्या होगा, डिस्टरबेंस में फर्ज कर लिया कि ये रस्सी को ऊपर की तरफ लेकर जाता है और उसके बाद नीचे की तरफ लेकर आता है। मैं इस तरह के इसमें डिस्टरबेंस ले रहा हूँ, यानी इसको वो फ्लैप कर रहा है, ये यूं समझिए जर्क प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लिपिंग कर रहा है, ऊपर नीचे इसको प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लिपिंग इसमें। अब जब इसमें ऊपर नीचे फ्लिपिंग करेगा तो गौर करें वो एक्चुअली पूरी रस्सी की बजाय शुरू वाले जो पार्टिकल्स है ना, इन पार्टिकल्स को ऊपर और नीचे मूव करवा रहे हैं, ऐसे ही है ना। अब इसके रिस्पांस में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसके रिस्पांस में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये पार्टिकल्स को ऊपर नीचे मूव करेगा तो इसके रिस्पांस में इस जगह पर एक इस तरह से पल्स जनरेट हो जाएगी एक मरतबा ऊपर करने में। फिर जब वो नीचे इसको करेगा, नीचे जर्क देगा, फिर अगेन सेकंड पल्स जनरेट हो जाएगी। फिर जब इसको ऊपर की तरफ अगेन करेगा तो थर्ड पल्स। ये अब हो क्या रहा है इसके अंदर, क्या ये मैकेनिज्म आपको समझ आता है क्या हुआ इसमें? क्या रस्सी के पार्टिकल्स आगे की तरफ जा रहे हैं? नहीं, बल्कि रस्सी के पार्टिकल उसी जगह टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। बट इस रस्सी से पैदा होने वाली जो वेव है वो वेव कहाँ जा रही है? आगे की तरफ। यानी आपको उस रस्सी से पैदा होने वाली वेव आगे जाती नजर आएगी, लेकिन वो जिन पार्टिकल से जैसे मिलकर बनी हुई है वो टू एंड फ्रो मूव करेंगे और उसी जगह पे ही रह के मूव करेंगे। तो हमने उस रस्सी को अप एंड डाउन मूव करवाया और वेव को देखा आगे की तरफ प्रोपिगेट हो रही है। अब इसमें इस प्रोपिगेशन मैकेनिज्म को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले शुरू वाले सेकंड में जब हमने रस्सी को ऊपर किया तो वहां से एक पल्स पैदा हुई। अब वो
पार्टिकल शुरू वाला जिसको हमने शुरू में एनर्जी प्रोवाइड की थी, उसने नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी दी, उस पार्टिकल ने नेक्स्ट को एनर्जी दी। जैसे जैसे पार्टिकल एनर्जी लेते गए, हर पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करता गया और जितनी मैक्सिमम एनर्जी वो लेगा उतनी मैक्सिमम हाइट तक वो चला जाएगा। फिर उसके बाद अब जब उसके पास एनर्जी खत्म हो गई है तो वो पार्टिकल कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। और वो उसके बाद वो पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा, बट वो नीचे की तरफ आते हुए अपनी एनर्जी जाया कर रहा होगा। किसकी शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसकी शक्ल में। और वही एनर्जी किस में शिफ्ट होगी? अगले पार्टिकल में। वही अगला पार्टिकल फिर आगे मूव कर रहा होगा। यानी यहां से आपको इस सवाल का मैं आंसर करने वाला हूं कि हम पुश या पुल, अप एंड डाउन मोशन इस पार्टिकल को कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टिकल तक एनर्जी कैसे पहुंच गई है? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है कि जब हमने इस पार्टिकल को एनर्जी दी, ये एनर्जी लेकर ऊपर जा रहा था और जब ये वापस आने लगा तो इसने अपनी एनर्जी जाया की। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी जाया की इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वही एनर्जी अगले पार्टिकल को दी, फिर उससे अगले पार्टिकल, फिर उससे अगले पार्टिकल। यूं हर पार्टिकल एनर्जी लेकर अपने मेन पोजीशन से नीचे एक्सट्रीम की तरफ भी जा सकता है या ऊपर एक्सट्रीम की तरफ भी जा सकता है। ये बात माइंड में रखनी। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट था कि हम पुश या पुल यहाँ करते हैं, लेकिन उस पार्टिकल तक एनर्जी कैसे पहुंच जाती है। अब अगली बात ये कि जब यहाँ से ये एक जर्क देने से ऊपर वेव पैदा होगी, फिर उसके बाद नीचे की तरफ वेव पैदा होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऊपर की तरफ ये पल्स पैदा होगी। अब ये पल्स हर जर्क्स पर प्रोड्यूस हो रही है और इस तरह देखते ही देखते हम ये देखेंगे वो पल्स जो शुरू में यहाँ पर पैदा हुई थी वो कहाँ पहुँच चुकी होगी? इधर। और जो सेकंड नंबर पे पैदा हुई थी वो इससे पीछे होगी। जो थर्ड नंबर पे पल्स पैदा हुई थी वो यहाँ होगी, उससे पिछले जो पैदा हुई थी वो यहाँ होगी, और जो लास्ट में पल्स पैदा हुई थी वो अब शुरू में होगी। यूँ हमें 3 या 4 इस तरह के जर्क्स प्रोड्यूस करने के बाद इसके ऊपर वेव मिलेगी। ठीक हो गया। और हम ये देखेंगे कि ये जब हम जर्क्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें सारी चीजें हैं। पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन भी कर रहे हैं, दूसरा इक्वल टाइम इंटरवल भी है, तीसरा डिस्टरबेंस की है हमने मीडियम में। तो यही डेफिनेशन है हमारी कि ऐसा डिस्टरबेंस किसी मीडियम में जो उस मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन कराए इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको क्या नाम दिया जाएगा? वेव का नाम दिया जाएगा। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या ऑब्जर्व किया? इसके जरिए हमने इस एक्टिविटी के जरिए हमने इस वेव की डेफिनेशन को कंप्लीट किया और इन तीनों पॉइंट्स को देखा कि इस वेव के दौरान ये तीनों पॉइंट कैसे फुलफिल हो रहे होते हैं। अब सेकंड एक्टिविटी की तरफ आते हैं। सेकंड एक्टिविटी हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 2। इस एक्टिविटी के अंदर हम एक वाटर टब ले लेते हैं। वाटर टब ले लिया और इस वाटर टब में हमने वाटर फिल कर दिया। ऐसे फर्ज करें जी हमारे पास वाटर फिल हो गया। वाटर फिल करने के बाद नेक्स्ट आप इसके ऊपर ना एक लकड़ी का ना कॉर्क रख दें, वुडन कॉर्क रख दें। यहाँ इसके ऊपर वुडन कॉर्क आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस वुडन कॉर्क को यहाँ रहने दें, इसी जगह मौजूद है, पानी के ऊपर मौजूद होगा। अब आप एक पेंसिल लें। पेंसिल लेने के बाद आप उस पेंसिल को डिप करें। पहले आप नीचे डिप करें, फिर ऊपर। क्या ये मैकेनिज्म वैसा है जैसे यहाँ हम कर रहे थे? स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवा रहे थे। यहाँ से मैकेनिज्म वही वाला है कि जैसे यहाँ स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवा रहे थे, यानी स्ट्रिंग के शुरू वाले पार्टिकल्स को हम अप एंड डाउन मोशन दे रहे थे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी वही मैकेनिज्म है। पेंसिल को हमने क्या किया है? डाउन और अप मूवमेंट करा रहे हैं। अब जब हम एक मर्तबा डाउन मूवमेंट कराएंगे क्या होगा? यहाँ पर एक वेव पैदा होगी और वो सर्कुलर वेव शुरू में पैदा हो जाएगी। अब सेकंड टाइम आप जो ऊपर लेके दोबारा डिप करेंगे फिर क्या होगा? एक और वेव पैदा होगी। पहले वाली वेव आगे शिफ्ट हो जाएगी और पीछे वाली वेव यहाँ, दूसरी वेव, नई वेव यहाँ बन जाएगी, उस पहले वाली वेव की जगह आ जाएगी। फिर थर्ड टाइम जब डिप करेंगे तो पहले वाली वेव आगे शिफ्ट हो जाएगी। ये जो सेकंड वाली वेव थी ये अब इसकी जगह पहुंच जाएगी और जो न्यू वेव होगी वो पहले वाली की जगह पहुंच जाएगी। जो आप देखेंगे करते करते हर 5 से 6 दफा डिप करने पर आपको इस तरह मुख्तलिफ वेव आगे प्रोपिगेट होती हुई नजर आएगी। ठीक हो गया। अब
नेक्स्ट क्या होगा, जब ये वेव इस वुडन कार के करीब जाएंगी, वुडन कार को आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वुडन कार को आप ऑब्जर्व करेंगे कि वुडन कार इस पोजीशन से ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। तो अभी ये देखें, आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर आपने देखना है कि ये जो वुडन कार है हमारे पास, ये वुडन कार वाइब्रेटर के जरिए वेव्स पैदा हो रही हैं और उसमें जो वुडन कार के अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, आगे प्रोपिगेट नहीं कर रहा, और उस वीडियो के अंदर वेव्स आगे जा रही हैं। तो अब यहाँ वहीं से मैकेनिज्म है कि इसमें वेव्स पैदा होगी, बट वेव्स के ऊपर जो वुडन कार है वो वुडन कार अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा। तो यहां से एक और सवाल का जवाब मिल गया कि जब वेव मूव करती है तो वेव मूव करने के दौरान वो इस मैटर को यानी पार्टिकल्स को अप एंड डाउन मूव कराती है, यानी वाइब्रेटरी मोशन करवाती है और खुद आगे की तरफ ट्रैवल करती है। इस चीज को भी हमने इस वीडियो के जरिए भी देखा है, जो आपको मैंने पहले दिखाई है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया हमारे पास वेव का मैकेनिज्म। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि कैटेगरीज ऑफ वेव्स, वेव्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं? वेव्स की बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं, बट हमारी बुक के अंदर 2 कैटेगरीज दी गई हैं। तीनों कैटेगरीज डिस्कस कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है हमारे पास, सबसे पहली मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरी कैटेगरी है हमारे पास मैटर वेव। 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में पहला डिफरेंस, मैकेनिकल वेव वो वेव हैं जिसके लिए मीडियम रिक्वायर होता है, दोज वेव फॉर विच मीडियम इज रिक्वायर। अभी इसको एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करेंगे, समझ आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी वेव जिसके लिए मीडियम रिक्वायर नहीं, दोज वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ वेव। प्रोपिगेशन से क्या मुराद है? आगे मूव करना, ट्रेवल करना, फॉर द ट्रेवलिंग आर प्रोपिगेशन ऑफ वेव। और तीसरी चीज है मैटर वेव। मैटर वेव से मुराद वो वेव जो किसी मादे के मूव करने से चले, पैदा हो। मिसाल के तौर पर मैं चल रहा हूं, मेरे चलने के दौरान भी वेव पैदा होती है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एटम में, इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में, ये एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की मोशन की भी एक वेव होती है और उस वेव का नाम होता है स्टेशनरी वेव्स। बहरहाल हर एक मैटर के मूव करने से वेव पैदा होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन ये कर सकते हैं, द वेव प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ मैटर, मादे की मोशन से जो वेव पैदा होती है। मिसालें आपको दे दी मैंने कि वेव प्रोड्यूस ड्यू टू रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशनरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम। अब हर बड़े से बड़ा एटम या मादा वेव पैदा करता है और हर छोटे से छोटा मादा वेव पैदा करता है। बट यहाँ आप सेकेंड ईयर में जाकर इसकी डिटेल पढ़ लेंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। ये क्वेश्चन है डी ब्रॉय वेवलेंथ की, सेकेंड ईयर में आप 19वें चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस वेव के मुताबिक स्पीड और ये प्लांक्स कांस्टेंट होते हैं। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के, और इसके मुताबिक हर वो मादा जिसका मैस बहुत ज़्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और जो मैस सबसे छोटा होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। यही वजह है कि डेली लाइफ में जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारे मैसेज हैं ज़्यादा, तो मैसेज ज़्यादा होने की वजह से हमारी वेव तो पैदा होती है बट हमारी वेव हमें नज़र नहीं आती। इसके बरक्स जो स्मॉलर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी हम वेव्स को ऑब्जर्व कर चुके हैं। क्योंकि उनका मैस कम था, जिसका मैस कम उसकी वेव ज़्यादा। तो ये बहरहाल एक अलग डिस्कशन है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कैटेगरीज कितनी होती हैं इसकी, 3 होती हैं। हम चल रहे हैं अपने ही टॉपिक की तरफ। 2 किस्म की कैटेगरीज हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब मीडियम कैसे रिक्वायर होगा? मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ले रहे हैं जी वाटर वेव। वाटर वेव एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरह अगर हम स्ट्रिंग वेव की बात करें
ये दो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं। अब मुझे बताएं इसके अंदर इस सवाल में मुझे पढ़ाएं, ये बताएं ज़रा इसमें कि अगर यहाँ इस स्ट्रिंग ही ना होती इस एक्सपेरिमेंट में, क्या आप स्ट्रिंग से वेव बना सकते थे? नहीं बन सकती थी। और अगर इस एक्सपेरिमेंट में इस टब में पानी ही ना भरता तो क्या आप यहाँ वाटर वेव पैदा कर सकते थे? नहीं। तो पता लगा कि इन दोनों में मीडियम ही था जो ये वेव्स पैदा करने का रिस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि वाटर वेव और स्ट्रिंग वेव दोनों ही किसकी एग्जाम्पल हैं? मैकेनिकल वेव की। तो अब अगर एमसीक्यूज आ जाएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, 4 ऑप्शन होंगे, आपने किसको टिक करना होगा? जिसकी वेव की पैदा होने के लिए मीडियम रिक्वायर होगा। उन चारों में से आप खुद में माइंड में स्केच बनाएंगे कि इसको पैदा करने के लिए मीडियम है या नहीं। अच्छा मुझे बताएं जी, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? क्यों? क्योंकि इस कमरे में हवा मौजूद है और उस हवा की वजह से यही साउंड आगे ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ से क्या बात क्लियर हुई कि साउंड भी एक मैकेनिकल वेव है। तो हम साउंड वेव को भी इसी मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में ही फॉल कराएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट हम आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल देखें तो इसमें होगी हमारे पास लाइट वेव या इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब उस स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने आपको 9th में ये स्पेक्ट्रम बताया हुआ था। कौन कौन सी वेव्स थी? उसके अंदर थी रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स के बाद इंफ्रारेड के बाद लाइट वेव विजिबल रीजन वाली, उसके बाद अल्ट्रावायलेट के बाद फिर नेक्स्ट क्या होगी? एक्स रेज के बाद गैमा रेज। तो ये सारी जो मैंने आपको नेम दिए हैं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हैं और सारे ही किसमें हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही मिसालें हैं, क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ लाइट ऑन है, तो अब क्या लाइट ऑन करने के बाद यहाँ कोई मीडियम है जो इस लाइट को उस पूरे कमरे में पहुँचा रहा है? नहीं। इसका मतलब यहाँ मीडियम ना भी हो तो ये लाइट खुद ब खुद ट्रैवल कर रही है। मिसाल के तौर पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आसान सी है कि सूरज से लाइट वेव पैदा हुई और हमारी ज़मीन तक आ रही है। हालांकि हमारी ज़मीन का जो स्पेस है वो कुछ मतलब कि किलोमीटर बुलंदी तक है, उसके बाद यानी यहाँ वहाँ मौजूद है, उसके आगे फिर क्या स्टार्ट हो जानी है? स्पेस। तो अब उस स्पेस में से भी गुजर के हमारी ज़मीन पर सूरज की रोशनी पहुँच रही है। अगर फ़र्ज़ करें सूरज की रोशनी को, सनलाइट को, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम ज़रूरी होता, तो जो ही वो इस स्पेस में से गुजरने लगी थी वहीं पे क्या हो जाती? रुक जाती, ख़त्म हो जाती, वो आगे हमारी ज़मीन तक ना पहुंच सकती। तो यहाँ से क्या बात क्लियर हुई कि वाकई ही लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं है, जिसकी वजह से लाइट किसी एग्जाम्पल में फॉल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास कैटेगरीज ऑफ वेव्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इन डिफरेंट कैटेगरीज के बाद अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि ये जो मैकेनिकल वेव हैं, मैकेनिकल वेव्स की फर्दर कितनी टाइप्स हैं? मैकेनिकल वेव्स की फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली टाइप है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर हमने टाइप्स चेक करनी है, कितने टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर 2 टाइप होती हैं। पहली होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी टाइप है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव का दूसरा नाम कंप्रेशनल वेव्स भी होता है। कंप्रेशनल वेव भी इसका है दूसरा नाम लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ वेव्स कितनी हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव और कौन सी वेव की? मैकेनिकल वेव की टाइप्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का दूसरा नाम कंप्रेशनल वेव भी है। मतलब नाम से जाहिर हो गया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा करते हुए हमें स्प्रिंग को या किसी भी चीज़ को जिससे हम ये वेव पैदा करेंगे उसको क्या करना चाहिए? बार बार कंप्रेस करना चाहिए। ठीक है। तो अब
इस वेव की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि इस वेव की डेफिनेशन क्या होगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहले देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव है जिसमें पार्टिकल्स की मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन या डायरेक्शन ऑफ वेव ये एक दूसरे के पैरेलल हों। क्या मैंने कहा, ऐसी मैकेनिकल वेव की ऐसी टाइप जिसमें जिस मीडियम में वो वेव पैदा हो रही है उस मीडियम के पार्टिकल और वो जो वेव पैदा हो रही है वो दोनों एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों। और जबकि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होगा, ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर हों किसके, डायरेक्शन ऑफ वेव के, यानी वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। पहली मिसाल तो ये ले सकते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल में मुझे बताएं, इस मिसाल में ये स्ट्रिंग वाली एग्जाम्पल जो है हमारे पास, ये स्ट्रिंग वाली एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जाम्पल है या इसकी ट्रांसवर्स वेव्स की है? जी कौन बताएगा? हाँ जी, किसकी? ट्रांस क्यों, कैसे पता लगा आपको? इसमें टू और फ्रो मोशन हो रही है, वेव ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। वेव ऊपर नीचे कहाँ जा रही है? जी बासित बता सकते हैं कि ये जो एग्जांपल है स्ट्रिंग वाली, ये ट्रांसवर्स वेव्स की है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की है? कैसे? अच्छा, और भाई देखें, मैंने कहा कि अगर पार्टिकल्स की मोशन वेव की मोशन के परपेंडिकुलर हो तब वो क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव्स। यहाँ देखें, मैं इस रस्सी को ऊपर और नीचे यानी अप एंड डाउन मूव करवा रहा हूँ, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स या ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, या पार्टिकल ऊपर या नीचे, जबकि वेव कहाँ पैदा हो रही है, आगे की तरफ। तो अब ये दरमियान में बताएं, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो यही एक डेफिनेशन है सिंपल इसकी कि द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव in which motion of a particle is perpendicular to direction of wave। तो यहाँ पे नोट करें, इस जगह पे पार्टिकल्स की मोशन और जो वेव की डायरेक्शन है वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग वाली वेव है ये किसकी एग्जांपल होगी, ये होगी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल। अच्छा, अब कुछ और मिसालें देख रहे हैं हमारी बुक में, जो एग्जांपल दी गई हैं वो हेलिकल स्प्रिंग से मुतालिक हैं। अब इनको हम हेलिकल स्प्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन एग्जांपल को समझ रहे हैं ताकि ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए, और इनका कंपैरिजन भी कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव्स का भी और मैकेनिकल वेव का कंपैरिजन भी करेंगे। कंपैरिजन करके हम इनको स्टडी कर रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ हम लिख रहे हैं जी, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरी हम लिख रहे हैं, हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। हमारी बुक में इनको समझाने के लिए हेलिकल स्प्रिंग की एग्जांपल दी गई, दोनों को समझाने के लिए। तो हेलिकल स्प्रिंग के जरिए हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें सिंपल सी एक बात याद रखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा करने के लिए ना जो हमने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करनी है, डिस्टरबेंस कैसी होनी चाहिए, डिस्टरबेंस इज अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। जबकि उसमें जो हम वो पैदा करेंगे डिस्टरबेंस, वो डिस्टरबेंस कैसी होनी चाहिए, डिस्टरबेंस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये दो बातें याद रखें। पहला पॉइंट क्या है,
कि उस केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में हमने जो डिस्टर्बेंस पैदा करनी है वो स्प्रिंग की लंबाई की सीमत में होनी चाहिए, यानी जिस सीमत में स्प्रिंग की लेंथ है उसी सीमत में डिस्टर्बेंस पैदा करनी है। कैसे, वो अभी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद ट्रांसवर्स फेज में क्या हो, जो हम डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं वो उस लेंथ के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक ले लेना है स्लिंग की स्प्रिंग, ये हमारे पास है जी एक स्लिंग की स्प्रिंग, ये हो गया स्लिंग की स्प्रिंग, और इस स्लिंग की स्प्रिंग का एक सिरा फिक्स सपोर्ट से बांध देना है। सिमिलरली ये भी हमने एक स्लिंग की स्प्रिंग ले लिया और इसी स्लिंग की स्प्रिंग को हमने एक फिक्स सपोर्ट के साथ बांध दिया। इसी स्लिंग की स्प्रिंग को एक फिक्स सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है, ये फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच हो गया। ये सेम स्लिंग की स्प्रिंग है बट सिचुएशन यहाँ मुख्तलिफ होंगी। दो मुख्तलिफ सिनेरियोज में ये हमने चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। अब सबसे पहले चीज़ कि इस केस में यहाँ एक सपोज आदमी ठहरा हुआ है, उसने इस स्प्रिंग में डिस्टर्बेंस पैदा करनी है, यहाँ भी एक आदमी ठहरा हुआ है, उसने भी इस स्प्रिंग में डिस्टर्बेंस पैदा करनी है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा, डिस्टर्बेंस अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की ये लंबाई है, उसी लंबाई के अक्रॉस डिस्टर्बेंस, यानी या इधर मूव करें या इधर, तो ये कौन सी मोशन होगी, बैक एंड फोर्थ। यानी आप ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मोशन में जो हमने मोशन पैदा करनी है वो कैसी होनी, डिस्टर्बेंस बैक एंड फोर्थ होनी चाहिए। या इस केस की तरफ आए ट्रांसवर्स फेज में। अब मैंने कहा कि यहाँ परपेंडिकुलर टू लेंथ, ये लेंथ है स्प्रिंग की, इसके परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या नाम देंगे, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो दोनों में है। यहाँ भी टू एंड फ्रो है, यहाँ भी टू एंड फ्रो है, बट अब हमने टू एंड फ्रो को भी एक्सप्लेन कर लिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में टू एंड फ्रो कैसी होगी, बैक एंड फोर्थ वाली, वहाँ टू एंड फ्रो मोशन होगी अप एंड डाउन वाली। तो हमने यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव में टू एंड फ्रो मोशन तो है बट कैसी, अप एंड डाउन मोशन। अब सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं। इसको समझने से पहले ये देखें, आपको यहाँ वीडियो में नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम आगे की तरफ प्रोपिगेट करा रहे हैं। तो आगे की तरफ प्रोपिगेट करते हुए आप इसमें स्प्रिंग में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ जगहों पर आपको खुले पोर्शन यानी लूप्स इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म नज़र आ रही हैं, और कुछ जगहों पे आपको देखें यहाँ पर जो लूप्स हैं करीब करीब नज़र आ रही हैं, क्लोज नज़र आ रही हैं, और कुछ जगहों पर एक्सपेंडेड फॉर्म में नज़र आ रही हैं और कुछ जगहों पर करीब नज़र आ रही हैं। अब आप इस पर आए, यहाँ देखें, क्या ऐसी ही वेव आपको उस वीडियो में नज़र आई? उस वीडियो के अंदर जब उसको जर्क्स आगे और पीछे की तरफ हम दे रहे थे, आगे और पीछे की तरफ जर्क्स प्रोड्यूस कराते हुए हमने ये देखा था कि वेव आगे की तरफ जा रही थी बट उसमें हमें कुछ जगहों पर ओपन लूप्स नज़र आई थी, इन लूप्स के दरमियान गैप ज़्यादा था, और कुछ जगहों पर लूप्स करीब करीब नज़र आई थी, क्लोज थी, फिर लूप्स में फासला ज़्यादा था, फिर कम, फिर फासला ज़्यादा, फासला कम। तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें भी बैक एंड फोर्थ मूव करने से लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा हुई और वेव और पार्टिकल दोनों आगे जा रहे थे। कैसे? अब इसको थोड़ा सा आपने इमेजिन करना है। अब ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग मैं आप डिफरेंट पार्टिकल से बना रहा हूँ, क्योंकि जाहिर बात है कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से। अब आप जब स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ मूव करवाएंगे, एक्चुअली आप स्प्रिंग को मूव नहीं करवा रहे बल्कि स्प्रिंग के पार्टिकल्स को बैक एंड फोर्थ, यानी स्प्रिंग के पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में और वेव भी इसी डायरेक्शन में। तो यही मैंने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होती हैं जिसमें पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ वेव एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके बरक्स एक और केस है, अब जरा इस वीडियो में देखें। यहाँ देखें, आपको ये नजर आ रहा है कि इस वीडियो के अंदर जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ नहीं मूव किया जा रहा, बल्कि अगर आप नोट करें इस स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव किया जा रहा है, और इस अप एंड डाउन मोशन के अंदर आपको स्प्रिंग कैसी उसमें नजर आ रहा है, उसमें कुछ नीचे आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, कुछ इससे आपको नीचे नजर आ रहे हैं, इस तरह नजर आ रहे हैं। अब जरा यहाँ पर नोट करें, क्या ऐसे ही वहाँ उस वीडियो में आपको डायग्राम नजर आई है?
वेव पैदा होती हुई नजर आई हैं। उन वेव में क्या था, उन वेव में जब हमने इसको अप एंड डाउन मूव करवाया तो पार्टिकल की मोशन ऊपर और नीचे, और आप उस वीडियो में देख चुके हैं कि वेव्स आगे की तरफ जा रही थी, आगे की तरफ प्रोपिगेट हो रही थी। तो अब एक तो डेफिनेशन तो ये क्लियर हो गई कि पार्टिकल की मोशन वेव डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है, ये बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है। दूसरी बात यहाँ से हमें ये समझ आती है इस केस के अंदर, वो ये होगी कि इसमें मेन पोजीशन से कुछ हिस्से ऊपर हैं, कुछ हिस्से नीचे हैं, कुछ हिस्से ऊपर, कुछ हिस्से नीचे। अब हम इन दोनों के अंदर ये चीज़ डिफरेंस करना चाह रहे हैं कि यहाँ वो हिस्से जो एक दूसरे के करीब करीब हैं उनका क्या नाम है, और वो हिस्से जो दूर दूर हैं उनका क्या नाम है। सिमिलरली यहाँ वो हिस्से जो मेन पोजीशन से ऊपर हैं उनके क्या नाम है, और वो जो इससे नीचे हैं उनके क्या नाम है। तो मेन पोजीशन यहाँ पर देखें पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव में स्प्रिंग की वो लूप्स जो एक दूसरे से दूर दूर होंगी तो उन लूप्स का नेम होगा रेयर फैक्शन, और ये भी हमारे पास क्या होगा, रेयर फैक्शन, इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सिमिलरली स्प्रिंग में जहां लूप्स करीब करीब हैं, एक दूसरे करीब करीब, उस पोर्शन का नाम होगा कंप्रेशन, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सी से। अब आ जाए इधर, यहाँ इस स्प्रिंग में स्प्रिंग के वो हिस्से जो मेन पोजीशन से ऊपर हैं, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि मेन पोजीशन से जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनको नाम देते हैं क्रस्ट का। क्या नाम देते हैं, क्रस्ट। बट कुछ बुक्स में क्रस्ट की डेफिनेशन कुछ और भी दी हुई है, ये तीनों अब क्रस्ट हैं। कुछ बुक्स में क्रस्ट की डेफिनेशन यूं है, वो कहते हैं कि मेन पोजीशन से ऊपर वेव का वो पार्टिकल जिसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, समझ आ गई, वो है हमारे पास क्रस्ट। ठीक है, बट हम अपनी बुक को फॉलो करेंगे। हमारी बुक के मुताबिक मेन पोजीशन से जो हायर पोर्शन होगा, ऊपर वाला पोर्शन होगा, वो सारे क्या होंगे, क्रस्ट। जबकि मेन पोजीशन से जो नीचे वाले पोर्शन होंगे उनका नाम क्या होगा, ट्रफ। बट कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि मेन पोजीशन से भी नीचे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट होगा उस जगह का नाम क्या होगा, ट्रफ होगा। बट हमारी बुक में ऐसा नहीं है। हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है कि मेन पोजीशन से नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास ट्रफ, ऊपर वाला पोर्शन क्रस्ट। तो ये चीज़ें हमारे पास हो गई क्रस्ट और ट्रफ से मुतालिक। अब यहाँ कुछ एमसीक्यूज हैं, उन एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं इससे मुतालिक। अब आपने ज़रा गौर करने हैं, यहाँ एमसीक्यूज की डिस्कशन कर रहे हैं जी, एमसीक्यूज की डिस्कशन। अब इसमें सबसे पहले चीज़ आती है वेव लेंथ। वेव लेंथ, हमने यहाँ वेव लेंथ को डिफाइन करना है। वेव लेंथ की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है और विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसवर्स फेज भी होती है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल वेव डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल वेव हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रेयर फैक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। या यूं डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस, दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियानी डिस्टेंस भी क्या होगा, वेवलेंथ होगी। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू, विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसवर्स वेव्स करें, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करें, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, अब अगर मैं एमसीक्यू दूं, ये कहूं उसमें कि बताएं मुझे कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट का दरमियानी डिस्टेंस कितना है, वेवलेंथ के बराबर। अब इसको थोड़ा सा घुमा के मैं वो कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेव है, उस वेव की वेवलेंथ है जी 50 सेंटीमीटर। कितनी है जी, 50 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, बताएं कि मेरे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उससे जो वेव पैदा हुई ट्रांसफर से, उसकी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और उसकी वेव की वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर है। दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा जी? हाँ जी, कोई और?
वेवलेंथ बता दिया मैंने। अब पूछ रहा हूं कि दो क्रस्ट के दरमियानी डिस्टेंस क्या होगा? 50। क्यों? क्योंकि क्रस्ट के दरमियानी डिस्टेंस ही किसके बराबर है? वेवलेंथ के बराबर है। तो वेवलेंथ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि क्रस्ट इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान डिस्टेंस बताएं, फिर क्या होगा? आधा हो जाएगा, यानी ये आधे डिस्टेंस पे पड़ी है, लैम्डा बाय 2 यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैं कहूँ कि एक ट्रांसवर्स वेव्स की वेवलेंथ है 50 सेंटीमीटर, बताएं उसकी दो क्रस्ट का दरमियानी डिस्टेंस कितना होगा? आप कहेंगे 50 सेंटीमीटर। और अगर मैं ये कहूँ कि ये बताएं आप कि एक ट्रांसवर्स वेव्स की वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर है, उसकी एक क्रस्ट और ट्रफ का दरमियानी डिस्टेंस कितना होगा? फिर क्या कहेंगे आप? ये देखेंगे कि ये उसका आधा है, लैम्डा बाय 2 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह के ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की आप एग्जांपल बताएं और ट्रांसवर्स वेव्स की आप मुझे एग्जांपल बताएं, क्या इसकी एग्जांपल हो सकती है? कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो होगी इन दोनों की, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। इसके अलावा बताएं लॉन्गिट्यूडनल वेव की साउंड वेव। जब हम बोलते हैं हमारी साउंड आगे मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है? ये किसकी एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि उसमें साउंड के पार्टिकल्स, साउंड जो मूव कर रही है वह हवा के पार्टिकल्स को आगे या पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करा रही है और साउंड आगे ही जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड वेव किसकी एग्जांपल होगी? मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है, बट उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल की। अच्छा, अब स्ट्रिंग की मिसाल जो अभी हमने ली थी, स्ट्रिंग की एग्जांपल क्या होगी? ट्रांसवर्स वेव्स की, क्योंकि स्ट्रिंग के पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे थे। अच्छा, वाटर वेव की एग्जांपल किसकी होगी? ट्रांसवर्स वेव्स की। लाइट वेव की एग्जांपल किसकी होगी? क्यों? क्योंकि लाइट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रस्ट और ट्रफ जनरेट करती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। उसमें भी पार्टिकल्स की मोशन लाइट की प्रोपिगेशन के या लाइट की मोशन, वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होती है, वो भी ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल भी आपने एमसीक्यू के तौर पर याद करनी है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं।